अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद, स्वागतम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड मशीन। दिस इज़ रहीम। आज हम इस वीडियो में ओनरशिप रिव्यू देखेंगे TVS Ntorq 125 सीसी का, जिसमें हम दो वेरिएंट का ओनरशिप रिव्यू देखेंगे। जो फर्स्ट वेरिएंट आएगा 2018 का, जो फर्स्ट Ntorq जब लॉन्च हुआ था तो ऑलमोस्ट उसको 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उसको हमने 16,000 किलोमीटर चलाया। तो उसको 16,000 किलोमीटर, और ये जो रेस एडिशन है इसको मैंने मार्च 2020 में परचेस किया था और इसको हमने ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर चलाया है। तो आज हम वीडियो में आगे देखेंगे कि जो मेरा उसका 16,000, जो मेरा वो गाड़ी, जो पहला गाड़ी था 16,000 किलोमीटर मैंने चलाया, और ये दूसरा गाड़ी जो 12,000 किलोमीटर चलाया, दो भी आज भी यूज़ करता हूँ। इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आए या क्या नहीं आए, इसका सर्विस कॉस्ट, इसका माइलेज और इसके फ़ीचर्स वगैरह, इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, सभी सारी चीज़ें आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको ज़्यादा तो चेंज नहीं आता है, सिर्फ इसमें मेन चीज़ जो बड़ा चेंजेस रहेगा, हेडलैम्प पे चेंजेस रहेगा। आपको ये डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाता है टी के सिंबल में, और उसके साथ साथ आपको ये लो बीम एंड हाई बीम LED में मिल जाती है। रेसिंग ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और यहाँ आपको हज़ार्ड लैम्प्स आ जाते हैं, पार्किंग लैम्प्स आ जाती है, चारों भी इंडिकेटर आपके एक साथ वर्क करते हैं। और यहाँ पर जब देखते हैं तो आपको इसके लिए हज़ार्ड लैम्प का आपको यहाँ स्विच रहेगा, यहाँ रेस एडिशन की बैचिंग रहेगी, और सिर्फ बॉडी में आपको ग्राफिक्स चेंज रहेंगे, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। ये TVS के थ्रू आपको ग्लो बॉक्स आ जाता है, 250 रुपीज़ का जेन्युइन पार्ट्स रहेगा TVS के थ्रू। तो आप इसको अगर इंस्टॉल करेंगे तो आपको छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये है आपके सामने TVS Ntorq 125 सीसी में आता है। इसका 9.25 bhp है और 10.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें जो फ्रंट में सस्पेंशन आ जाते हैं दोनों भी टेलीस्कोपिक है। रियर में आपको कॉइल स्प्रिंग आ जाता है विद हेवी डैम्पर्स, फ्रंट एंड रियर दोनों भी हेवी डैम्पर्स के साथ आते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आता है, इसमें ABS तो नहीं है, ओनली डिस्क ब्रेक्स है। और उसके जो टायर है 100 इसकी विड्थ रहेगी, 80 इसके एस्पेक्ट रेशियो रहता है, और दोनों भी 12 इंच के टायर है। फ्रंट का भी 12 इंच का रहेगा, रियर का भी 12 इंच का रहेगा। पीछे वाला जो टायर रहेगा 110 की इसकी विड्थ रहेगी, बाकी एज इट इज सेम रहेगा, ये भी 12 इंच का रहेगा। पीछे आपको LED टेल लैम्प्स आ जाता है। ये वाला हमने 2018 का फर्स्ट वेरिएंट लिया था जब ये लॉन्च हुआ था, तो इसमें आपको हैलोजन बल्ब आता है, सिर्फ नीचे डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको ये LED में आती है। और जब इसकी हम आपको फायरिंग भी सुना देते हैं, यहाँ पर नॉर्मल हैलोजन इंडिकेटर्स आ जाते हैं आपको। यहाँ पर आपको एक हुक आता है, ये 6 kg तक आप इसमें वेट रख सकते हो। यहाँ पर दूसरा जो हुक आता है, यहाँ पर आप 3 kg तक वेट रख सकते हो। यहाँ पर रेसिंग जो वाला ग्राफिक्स में आपको रेड कलर का फ़ैन रहेगा। इसका जो फ्यूल टैंक का जो लीड रहेगा, ये एयरक्राफ्ट टाइप में आपको डिज़ाइनिंग रहता है, जिस तरह प्लेन में आता है। तो आप इसको जब राइट साइड को करोगे तो ये आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ये रहेगा। इसमें थोड़ी दिक्कत ये आती है कि पानी में अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो फ्यूल टैंक में जाने का चांसेस है, जो मेरा एक जेन्युइन फीडबैक है मेरी तरफ से। तो इसमें थोड़ा पानी जाने के चांसेस हैं, कभी कभी चले जाता है। अगर आप ज़्यादा बारिश में रखेंगे तो वो पेट्रोल टैंक में उतर जाता है। और राइट में आपको बूट स्पेस रहेगी, बूट स्पेस भी आपको काफ़ी बड़ी रहेगी, 22 लीटर्स की रहेगी। यहाँ पर LED लैंप है, और उसके साथ साथ आपको USB चार्जिंग भी आ जाती है, और 22 लीटर के आसपास आपको बूट स्पेस आ जाती है इसमें। तो इसका जो व्हील बेस आ जाता है आपको 1300 के आसपास व्हील बेस आता है। राइड क्वालिटी बहुत अच्छी कंफर्टेबल रहेगी आपको दोनों के लिए, राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। और टायर्स बड़े रहने की वजह से और हेवी डैम्पिंग सस्पेंशंस आने की वजह से आपको कॉर्नरिंग जो रहेगी, कॉर्नरिंग एंड स्टेबिलिटी, ये भी बहुत बढ़िया और अच्छी रहेगी। ये वाला जो पार्ट्स है, ये अगर आपका टूट जाता है तो 950 के आसपास है। ये जैसा मेरा ब्रेक हो गया था, ये वाला आपको 2500 के आसपास रहेगा। हेडलैम्प एक आपको 2500 के आसपास रहेगा। ये वाला आपको 800-900 के आसपास रहेगा। ये फ्रंट के फेंडर में 3 पोर्शन आते हैं, राइट वाला, ये राइट वाला होता है, सेंटर वाला होता है, लेफ्ट वाला होता है। तो ये 3 भी आप सेपरेट बाय कर सकते हो।
इसमें जो मेरा मेन एक्सपीरियंस है, मैंने इसको 2018 में इसको अगस्त में परचेज़ किया था, तो ऑलमोस्ट अभी 3 ईयर्स हो गए। 3 ईयर्स में जो मेरे को ये गाड़ी में जो खर्च लगा है, और इसमें जो है मैं आपके सामने एक जेन्युइन उसका पूरा फीडबैक रखूँगा। तो सबसे मेन चीज़ पहले क्या होती है, देखिए आप फर्स्ट से फोर्थ जो फ्री सर्विस होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑयल चेंज कराना है। वो 350 के आसपास ऑयल रहता है, तो ये 12,000 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। ये गाड़ी हमारा चला है 16,000 के आसपास, तो 12,000 तक आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ऑयल चेंज कराना है। और जो 4 सर्विस होते हैं, फर्स्ट वाला तो आपको 500 पे रहता है, दूसरा 3000 पे रहता है, और तीसरा आपको 6000, फिर उसके बाद चौथा 9000 पे। 9000 तक आपको सिर्फ ऑयल चेंज करके चलाना है। और कुछ गाड़ियों में देखिए, मैंने दूसरा और एक मेरे पास रेस एडिशन मैंने ये हैदराबाद में परचेज़ किया, तो वो मैंने जो गाड़ी वहाँ पर यूज़ किया था, उसका 8 और 9000 में जो क्लच के रोलर्स है वो जल्दी ख़राब हो गए। इसके नहीं हुए थे जल्दी, बट उसके जल्दी रोलर्स ख़राब हो गए थे, तो उसको 8000 पे ही मैंने उसके रोलर्स चेंज किए थे। तो रोलर्स अगर आप चेंज करते तो वो एक 350 रुपये का खर्चा रहेगा, 350 रुपीज़ का। बाकी इसमें रोलर्स तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक 7-8 हज़ार के बाद आपको जो इंजन में जो वाइब्रेशंस आते हैं, आपके जो हैंडल में वाइब्रेशन आता है और गाड़ी जैसा आपको साउंड करती है, तो वो चीज़ के लिए आपको रोलर्स चेंज करना पड़ेगा। रोलर चेंज करके आप क्लच की सेटिंग कर देंगे, साउंड का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। जब इसकी आप फर्स्ट पेड सर्विस कराते हो 12,000 किलोमीटर पर, इसकी जो फर्स्ट पेड सर्विस है मेरे को 1300 के आसपास पड़ी थी, जिसमें मैंने स्पार्क प्लग चेंज किया था, और 400 से 500 के पास इनका जो लेबर चार्ज है, और एयर फिल्टर चेंज किए थे। पीछे के ड्रम्स तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ड्रम्स तो अच्छे थे। बाकी सब सारी चीज़ें हम जिसका रेगुलर ऑयल, एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग चेंज किया था 12,000 किलोमीटर पर। इसमें देखिए आप जो भी एनटॉर्क ले रहे हैं आपको, तो उसमें आपको पेड सर्विस एक आप पकड़ के चलिए 1000 रुपये के आसपास हो जाएगी ऑयल के साथ। और दूसरी चीज़ जो है आपको ये रहेगी कि रोलर्स आपको एक 7-8 हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज करना है। हैंडल में जो वाइब्रेशन आता है, तो वो वाइब्रेशन के लिए आपको क्लच की जब भी आप सर्विस को जाएंगे 3000 किलोमीटर पे, इसका जो 3000 किलोमीटर होता है और 4 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर, सर्विस में आपको क्लच की सेटिंग करानी। क्लच की सेटिंग कराएंगे तो वो इशू आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये देखिए अभी आपके सामने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रिप में आपको 1 और 2 आता है, और ये आप ये मोड्स है, मोड्स में अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पर आपको नॉर्मल स्ट्रीट मोड है, इसके बाद आप स्पोर्ट मोड रहेगा। स्पोर्ट मोड में आई थिंक एक खाली 1 bhp बढ़ता है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद राइड जो स्टेटस का जो लास्ट लैप रहेगा वो एक बताएगा, और इसमें आपने जो टॉप स्पीड अचीव की है तो वो एक बता देता है। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो ट्रिप में आपको ये ट्रिप 2 सेकंड ट्रिप आ जाता है, आपको फर्स्ट ट्रिप एंड सेकंड ट्रिप आ जाता है, और यहाँ पर टाइम आ जाता है, ओडोमीटर रहेगा नॉर्मल, यहाँ पर हीटिंग एंड कूलिंग रहेगा, यहाँ पर फ्यूल गेज आ जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ होती है, जब आपका फ्यूल रिज़र्व में होता है, तो फ्यूल जब रिज़र्व में जाता है तो F बताता है। तो F में जो मैंने खुद का मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैंने ये गाड़ी पर भी और मेरी जो दूसरी रेस एडिशन है 2020 का, वो दोनों गाड़ियों पे भी चेक किया है, तो 70-75 के बीच में F में जाता है। और मेरी जो डेली ड्राइविंग रहती है, एक एवरेज स्पीड 40 to 60 रहती है, और ज़्यादा रश ड्राइविंग नहीं रहती है, रेगुलर स्मूथ वे ही ड्राइविंग होती है। तो उसमें जो मेरे को जो माइलेज मिल रहा है, ऑलमोस्ट मेरे को जो माइलेज आ रहा है 42 से 45 के बीच में माइलेज आता है। जो ट्रिप F रहती है, जो फ्यूल जो MT की रिज़र्व की जो ट्रिप होती है, तो उसमें जो मैं लास्ट जो रीडिंग अचीव हुई है 75 तक हुई है। 70-75 तक आप पकड़ के चलिए, आराम से चले जाती है वो, यहाँ पर जब F आता है उसका। बाकी एज इट इज़ ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको इंजन किल स्विच रहेगा, यहाँ पर हेडलैम्प्स ऑन और ऑफ का लिए रहेगा। ये BS4 है, और इसमें जब हेडलैम्प का ऑटोमेटिक स्विच नहीं था, मैंने जो रेस एडिशन लिया उसमें स्विच नहीं है। यहाँ पर पार्किंग लैम्प है, ये आपको सेल्फ स्टार्ट, और ये एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पर लो बीम, हाई बीम और एक पास का रहेगा, इंडिकेटर, हॉर्न। और इसका हेडलैम्प नीचे रहने की वजह से विजिबिलिटी अच्छी होती है। जैसा दूसरे मोपेड में हेडलैम्प ऊपर रहता है, यहाँ पर ये पोजीशन पर रहता है, तो होने की वजह से क्या विजिबिलिटी, हाई बीम आप यूज़ करते हो तो ज़रा वहाँ पर बढ़िया से नहीं दिखाए। यहाँ पर आपको डायरेक्ट रोड पे लाइट पड़ेगी, अच्छी विजिबिलिटी भी आ जाएगी। तो ये मैंने आपके सामने सभी सारी चीज़ें रखी है। मेरे को कितना आपको कॉस्टिंग पड़ी थी जब मैंने इसको लिया था, तो ऑन रोड मेरे को ये 72-75,000 के आसपास थी। तो 72-75,000 के आसपास हमने इसको परचेज़ किया था। और छोटा मोटा फिर ये गिरी भी गाड़ी, तो उसके बाद ये जो भी डेंटिंग वगैरह जो भी इसके पार्ट्स थे, पार्ट्स की कॉस्ट भी मैंने आपके सामने बता दी है। टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो ये आपके सामने सर्विस और सभी सारी चीज़ों का कॉस्ट था। अगर आपका बजट 1 लाख के आसपास है और 125 सीसी में अच्छा पिकअप परफॉर्मेंस वाली मोपेड देख रहे हैं, आप अगर ज़्यादा बाइक को गिराते नहीं हैं, ज़्यादा डैमेज नहीं करते हैं, तो मैं आपको श्योर प्रेफर करूँगा कि आप TVS Ntorq इज़ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट, कि आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। इसका राइड क्वालिटी अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है, हैंडलिंग अच्छी है, ग्रिप अच्छा है, और ड्राइविंग प्लेजर भी बहुत अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ये इसकी फाइबर बॉडी है, जिसकी वजह से अगर गिर जाती है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसेस आपको लग जाएंगे, तो वो चीज़ के लिए आपको थोड़ी टेक केयर करनी पड़ेगी। बाकी तो सब एज़ रेगुलर हर चीज़ें हैं जैसी कि वैसी हैं। होप आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज़ वियर द हेलमेट, ऑलवेज़ वियर द सीट बेल्ट, ड्राइव सेफली।